महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी और इंडिया गठबंधन को एक मौका देंगे। बताइए, ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए कि डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए, बताइए। और अब समय आ गया है कि बिहार में जो निकम्मी सरकार 20 साल से है उसको बदलने का समय आ गया है। उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब न धंधा करता है। कुआं का मेढक है, कुआं का मेढक को कुआं ही दिखता है। समुद्र का मेढक अगर रहेगा उसको सारा संसार दिखता है। बिहार की राजनीति हमेशा से एक रंगमंच रही है, जहां जाति, विकास और गठबंधन का मिश्रण हर बार नया सियासी ड्रामा रचता रहा। 2025 के विधानसभा चुनाव में यह माहौल और गर्म होता नजर आ रहा है। अब आज समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम और बेगूसराय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार का आगाज किया। कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि, जो अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का प्रतीक है, यहां प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया, बिहार में फिर सुशासन की सरकार। भीड़ का जोश और नारे सुनाई दिए गए। पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार। यह संकेत दे रहा है कि एनडीए ने जो 160 सीटों का लक्ष्य पक्के इरादे के साथ बनाया है, यह शुरुआत क्या विपक्ष के मैदान को छोड़ने में मजबूर कर देगी? मोदी का मिथिला प्रयोग और कर्पूरी ग्राम से शुरू जो हुआ है वो बिहार के मैथिली भाषी क्षेत्र का केंद्र है। यहाँ ईबीसी, यादव और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में अपनी अहमियत को निभाते हैं। मोदी ने कहा, मिथिला की पावन धरती को मेरा नमन। यहाँ सिर्फ शब्द नहीं बल्कि रणनीति भी है। बिहार में 36% ईबीसी मतदाता को साधने के लिए एनडीए ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर विकास और आरक्षण का वादा दोहराया। 2023 के जातिगत जो सर्वे है उसके लिहाज से ईबीसी की 36% आबादी सामने आई और एनडीए ने 75% से अधिक सीटों पर ओबीसी, ईबीसी और एससी उम्मीदवार उतारे। महागठबंधन का एमवाई यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूला इस रणनीति के सामने कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। विपक्ष में एकजुटता की कमी और अस्पष्ट जो रणनीति है इसे और कमजोर बनाता है। अगर मिथिला में ईबीसी का रुझान एनडीए की ओर बढ़ता है तो यह सियासी प्रयोग विपक्ष को पछाड़ सकता है। बिहार का यह चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं बल्कि भविष्य का सवाल भी है। कर्पूरी ग्राम से शुरू हुई यह लहर 14 नवंबर को नतीजों तक क्या रंग लाएगी, आज उसी पर चर्चा करेंगे। एनडीए की मजबूत शुरुआत और विपक्ष की कमजोरी को देखते हुए क्या 160 का लक्ष्य लगभग लगता है कि यह तय हो चुका है, उसके करीब है एनडीए। और इस मुद्दे पर आज की चर्चा दहाड़ में आपके मेरे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हैं और उन मेहमानों से चर्चा करके समझेंगे कि आज बिहार कहां पर खड़ा है, बिहार का रुझान कहां पर है। लेकिन पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार में किस तरह से प्रचंड जीत का आरंभ किया है। एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब
सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। आपको अपने और बिहार की आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध बिहार बनाना है। आप सभी मेरा एक काम करिए, करेंगे? जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। कर्पूरी ग्राम से मोदी का उद्घोष। बिहार में एनडीए 160 क्रॉस। मोदी का मिथिला प्रयोग जीत दिलाएगा बेजोड़। बिहार के 36% ईबीसी पर एनडीए का जोर, विरोधी भागे रणछोड़। मोदी नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड एंटी इनकम्बेंसी का फूट। बिहार में मोदी का आरंभ प्रचंड, एमवाय पर होगा असर। तो आज इन तमाम सवालों के साथ चर्चा शुरू करते हैं दहाड़ में। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हैं जिनसे आज चर्चा करेंगे। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दहाड़ में। डॉक्टर अनु प्रसाद पासवान, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधु मंजरी, प्रवक्ता आरजेडी, आपका भी। और धीरज कुशवाहा, नेता जेडीयू, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और राकेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि हमने नरेंद्र मोदी जी ने क्या कुछ कहा वो सुना, तो सबसे पहले रोहन गुप्ता जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी मतलब विकास, मैंने आपके बहुत सारे चर्चाओं में ये सुना है और बीजेपी के हर मन से सुना है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो सर, अगर आपका एजेंडा विकास है तो अब ये बिहार का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, आप जाति पे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? बीजेपी को भी मतलब जाति की जरूरत है, जाति के सहारे की जरूरत है, अरे विकास की बात क्यों नहीं करते? अच्छा सवाल अदिति जी आपने पूछा है और मैं जवाब, आपने देखा होगा कि लोकसभा के समय क्या हुआ, जिस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा संविधान के नाम पर, उसका गुब्बारा भी फोड़ना जरूरी है। क्योंकि जब विकास की 20 साल के विकास की बात आएगी तब इनके महागठबंधन को बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि लोगों को जंगल राज वर्सेस विकास राज होगा तो कुछ होना नहीं है। अब उन्होंने कहा कि अब तो विकास वर्सेस जंगल राज की लड़ाई तो जीत नहीं सकते हैं, तो लोगों को जातियों में बांटो। पहले उन्होंने जातीय जनगणना की बात की, उसका गुब्बारा फूट गया। अब वापस ये लोग अपना सीएम कैंडिडेट, डेप्यूटी सीएम करके कर रहे हैं, तो उसका गुब्बारा तो फोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी हमेशा मानती है कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, जब विकास की धारा चलती है, बिहार की विकास की धारा, उसका लाभ सब जाति सब धर्म में लिया है। तभी आप डिवाइड जब करना चाहेंगे तो उसका रोकने का काम जरूरी है कि भाजपा करे। मेरा जो सवाल है वो आप वही कह रहे हैं, वही दोहरा रहे हैं। शायद मैं इतना सा पूछना चाहती हूँ कि जब आप फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, अगर बीजेपी के साथ डबल इंजन की सरकार हो तो बीजेपी बहुत विकास की बात करती है, तो फिर हम जाति, ईबीसी और उन तमाम मुद्दों पे क्यों जा रहे हैं? हम ये क्यों नहीं बात करते कि जो चीनी की मिलें बंद है वो 20 साल बंद रही, अब हम खोलेंगे? हम वो मुद्दे पे बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने आपको मेरा शायद जवाब दे दिया कि हम विकास की जब बात कर रहे हैं, विपक्ष के पास विकास का एजेंडा नहीं है, जंगल राज का एजेंडा है। वो कहीं ना कहीं जैसे लोकसभा में किया था कि धर्म में बांटो, जाति में बांटो, अपनी दुकान चलाओ, ये भाजपा आप होने नहीं देंगे। अब संविधान की नकल लेके घूम रहे थे, कल उन्होंने डेप्यूटी सीएम की बात की, जो एमवाई की बात कर रहे थे मुसलमानों को भूल गए। दलित की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो मुखिया दलित है वहां के प्रदेश के, उनका नाम भूल गए। तो ये किस प्रकार की तकवादी राजनीति है? तो अवसरवादी राजनीति हो गई। अगर आप जाति की राजनीति करते हैं तो फिर दिल ठोक के कीजिए, बताइए जनता को क्या हुआ। वो भी आप नहीं कर रहे हैं, विकास की राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो जनता आपको वोट क्यों देगी? और इसीलिए मजबूरी बन चुका है कि चुनाव के पहले ही महागठबंधन को जनता ने एक्सपोज कर दिया है। और ये जो मरता क्या ना करता, दिया जब फड़फटा ज्यादा फड़फड़ता है, मतलब वो बूझने वाला है। इनका दिया जनता ने बुझा दिया है।
मधु जी, आपकी लालटेन बुझाने की बातें हो रही हैं, उधर मोदी जी कह रहे हैं कि अब लाइट जल रही है तो लालटेन की क्या जरूरत। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आप ये नौकरियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर कर एनडीए बात करती है उस जंगल राज की। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव उस जंगल राज के उस प्रकोप से बाहर आ पाएंगे? क्योंकि देखिए, सही बात तो है, जितनी नौकरियों का वादा किया है वो तो आप नहीं दिला सकते। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है, 20 साल सरकार चलाने के बाद भी इनको बिना मतलब लालू यादव जी का मतलब बिहार में आते हैं और लालू चालीसा के बिना इनका राजनीति शुरू नहीं होती है। दुर्भाग्य है ना, 20 साल के बाद अगर आप आज को वोट मांगने की जरूरत पड़ती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं और किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लटक फटक मटक, हमको तो समझ में नहीं कहानी कहाँ से लाते हैं भाई इनके पास बोलने के लिए। मैं तो एक बार बोलती हूँ, मैं आग्रह करती हूँ बीजेपी का प्रवक्ता से कि प्लीज प्रधानमंत्री एक बार आए और यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, ताकि मीडिया भाई जो है बात कर ले उनसे, मीडिया को बता सके प्रधानमंत्री जी कि बिहार को उन्होंने क्या क्या दिया, कितनी फैक्ट्रियां दी, बिहार के लोगों के लिए क्या काम किया, कितनी यूनिवर्सिटियां आ गई, कितना दरभंगा का जो है एम्स कब उद्घाटन करेंगे, ये क्यों कैसे यहाँ के पूल चूहा खा जाता है ये बताएंगे, दारू जो है चूहा पी जाता है ये बताएंगे। तो जो इनको बताना चाहिए 20 सालों में, बताइए, सोच सकते हैं पूजा जी किस तरह का दुर्भाग्य है बिहार का। 20 साल शासन करने के बाद महिलाओं के खाता में वोट चोरी करने के लिए इनको 10-10 हजार रुपया देने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये जो इनका जो ग्रास है किस तरह से ले, आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में पैसा नहीं देना चाहिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर ना किया जाए, पैसा नहीं दिया जाए, ये खाते में, महिलाओं के खाते में अगर दिवाली और छठ के त्योहार पे महिलाओं को पैसा चलेगा तो गलत है। नहीं, आज ही जरूरत पड़ी क्या? आज ही जरूरत पड़ी, जब इलेक्शन है तब जरूरत पड़ी, आज तक क्यों नहीं जरूरत पड़ा? एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है, दूसरे तरफ इन्हीं के गृह मंत्री नेशनल चैनल पे आके बोलते हैं, आज तक आके बोले हैं कि ये आपने भी तो नौकरियों की बात की है जीविका दीदी की। गृह मंत्री जी बोले आज तक पे आकर के, नेशनल चैनल पे आकर के, ये फ्री नहीं दे रहे हैं, ये कर्जा दे रहे हैं, ये रिकॉर्ड है। आप ही के गृह मंत्री बोल रहे हैं, बोलते क्या बोलते हैं, आकर के बोलते हैं कि हम बिहार में जमीन नहीं है तो फैक्ट्रियां कैसे लगेगी। आप बताइए कि 10 साल मतलब केंद्र में सरकार होने के बाद क्या बिहार को ये मेगा IT सिटी नहीं दे सकते थे? क्या PM मित्र पार्क बिहार को नहीं मिल सकता था? क्या नॉलेजमेंट पार्क बिहार को नहीं मिल सकता था? क्या दिया आपने बिहार को? बताइए ना, बिहार को क्या दिया? ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, 20 सेकंड में आपको दूंगी रोहन जी, फिर मुझे कांग्रेस के पास जाना है। क्या दिया आपने बिहार को? क्योंकि बिहार की जनता को क्या मिला, बिहार की जनता दिख रही है। जब आप बिहार लैंड करते हैं, वो एयरपोर्ट किसने दिया, जनता जानती है। आज जो महिलाओं को 10 हजार की बात है, वो सीट मनी है, वो कर्जा नहीं है, सीट मनी है। बीच में मत बोले, सुन लेते हैं ना मंत्री जी, सुन लेते हैं इनको। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ, आप जानती हैं, इनको आप समझाइए, ये तरीका नहीं, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। इनको आप चुप करवाइए, या तो मैं नहीं बोलूंगा। मंत्री जी, रोहन जी, एक बार आपने सवाल पूछा है, जवाब दे रहे हैं। 30 हजार करोड़ का बिहार का बजट होता था, 3.25 लाख करोड़ का बिहार का बजट हुआ है। किसने किया? पर कैपिटा विकास दर है बिहार का 24% का विकास दर है। टॉप 5 ग्रोइंग स्टेट्स में बिहार आ चुका है। किसकी बदौलत रहा है? अरे आपका तो जंगल राज है, आपके तो प्लस की बात ही नहीं, आप तो माइनस में चल रहे थे, आपका इंजन ही उल्टा दौड़ रहा था। बिहार ने देखा हुआ है कैसे कि CM ऑफिस से फिरौती के काम होते थे। बिहार ने देखा था कैसे लोग अफवाह होते हैं। बिहार ने देखा था कैसे शाहबुद्दीन नंबर रहे कि आज भी नारे लग रहे हैं। वो बिहार आप पे भरोसा कर देगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? जनता को दिखता है, और इसीलिए पहली बार है वहां पे अदिति जी कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी। ठीक है, धीरज कुशवाहा साहब, मुझे लगता है कि जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ धीरज जी, मंजरी जी, मैं आऊंगी आपके पास, मंजरी जी आऊंगी ना आपके पास, आऊंगी। धीरज कुशवाहा साहब, आपका इंतजार था, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुशवाहा साहब, ये सवाल है, मैं चाहती हूँ कि जितने भी भारत 24 के व्यूअर्स हैं वो भी पूछना चाहते हैं। सवाल ये है कि जब आज समस्तीपुर में EBC 36% जो EBC वोटर्स की बात हो रही थी, ये वोट बैंक किसका है? ये वोट बैंक तो ये माना जाता है ना, एक लार्जली ये माना जाता है नीतीश कुमार जी का है। तो यहाँ की जगह जब ये वोटर तो आपको 75% मिला ही है, पुराने आंकड़ों के हिसाब से भी 60 से 62% पिछले चुनाव में भी मिला है, लेकिन फिर भी बीजेपी का EBC वोटर पे फोकस ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी से छिटकना चाहता है वो वोटर।
या मोदी जी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी छिटक जाए और बीजेपी के पास आ जाए? या आरजेडी की लड़ाई की जगह आप दोनों की लड़ाई तो नहीं है? देखिए आदित्य जी, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है देश दुनिया के पटल पर छिपा नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो समाज के अंतिम पक्ष में जो व्यक्ति खड़ा था, जो हमारे साथ रहने वाले, जो लोग कहते थे आजादी के बाद और 2005 के पहले कि हम समानता लाने की बात करते थे, वैसे लोग छोड़ दिए थे। माननीय नीतीश कुमार जी ने उन लोगों को आरक्षण देकर, सहयोग देकर वो तो आज भी का है धीरज जी, वो तो आज भी का है, ये बात मैं समझ गई। मैं तो कह ही रही हूँ ईबीसी वोटर का झुकाव ज्यादातर नीतीश जी के पास है, पर बार बार बीजेपी का ये कहना ऐसा तो नहीं है कि ईबीसी वोटर अब जेडीयू से छिटक के बीजेपी के पास आ जाएगा? ऐसी चिंता तो नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं आदित्य जी, स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं कि सभी दल अलग अलग है, गठबंधन एनडीए है, सब पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना काम करने का शैली है, उसमें सबकी अभिव्यक्ति है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से हम कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के लिए, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, यहाँ तक कि स्वर्ण समाज के जो लोग पीछे छूट गए थे, जो लोग कमजोर थे आर्थिक रूप से, उन लोगों को योजना चलाकर साथ लाने का काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, लगे आप एक बात और मुझे जल्दी से बता दीजिए धीरज जी, जोर जबरदस्ती करके ही भले तेजस्वी जी ने खुद को मुख्यमंत्री घोषित करा लिया, नीतीश कुमार जी नहीं करा पाए, इस बात का थोड़ा दुख है आपको? एज तो मिल गई है महागठबंधन को मुख्यमंत्री घोषित करके। देखिए अदिति जी, आप स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि एनडीए के सभी शीर्ष के नेताओं ने पहले मान लिया है कि हमारे जो अभिभावक हैं, जो गठबंधन के मुखिया हैं, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और गठबंधन ने तय किया है कि 2025, 225 फिर से नीतीश, ये सारे घचपच करने वाले फिनिश हो जाएंगे। इसलिए ये लोग भय में न रहे। ये लोग जो महाजन की तरह जो ऋण राबड़ी जो बांट रहे हैं ना, ये बिहार की जनता समझ रही है। क्योंकि बिहार की जनता ने इनके माता पिता को 15 साल मौका दिया था, इन्होंने तो उस समय तो कुछ नहीं किया, जंगल राज रिटर्न लाने का काम किए हैं। लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ये माननीय नीतीश कुमार जी की शासन वाली सरकार है, मतलब सभी वर्ग सीएम नीतीश जी बनेंगे ना? बिल्कुल, इसमें कहीं शक ही नहीं, कोई संदेह नहीं है। अनाउंसमेंट नहीं हुआ पर सीएम नीतीश जी बनेंगे। अनु प्रसाद पासवान साहब प्रवक्ता कांग्रेस है, आपसे, क्योंकि उन्होंने तो जवाब ढंग से नहीं दिया, कांग्रेस के जो चाणक्य अशोक गहलोत ट्रबल शूटर जो हैं महागठबंधन के, उन्होंने सब कुछ सेट कर दिया। मेरा सवाल प्रसाद साहब, पासवान साहब आपसे ये है कि जब मुकेश साहनी जी डिप्टी सीएम ने उन्होंने जोर जबरदस्ती करके अनाउंस करा लिया, तो कांग्रेस इतना नहीं करा पाई, केवल 61 सीटों पर मान गई। वो भी करा लेती कि हम भी डिप्टी सीएम बनेंगे। क्या हुआ? बहुत सारी जगह 2 डिप्टी सीएम है। कांग्रेस की बिल्कुल नहीं चली, बड़े भाई होने के बावजूद भी। सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। देखिए आदित्य जी, पहली बात तो गठबंधन में कभी भी जोर जबरदस्ती की बात नहीं होती है, जो भी होता है सहमति के साथ होती है। अच्छा, एक मिनट में आपको ये बता दूं, जोर जबरदस्ती की बात सुन लीजिए ना, एक बात सुन लीजिए, आप प्रश्न करिएगा, एक बात सुन लीजिए। आपसे इस चर्चा करने से पहले मेरी मुकेश साहनी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि गठबंधन बचाना था तो हमें अनाउंस करना था, इसलिए कह रही हूं जोर जबरदस्ती। आगे बताइए जी। देखिए, पहली बात तो मैंने अभी आपने कहा ना कि गठबंधन की जो बात है, तो मैं वही पे कह रही हूँ कि भाई गठबंधन की बात है, वहां सहमति के साथ ही सारी चीजें होती है, और गठबंधन जहाँ पे होगा वहां पे सहमति के साथ ही कोई कैंडिडेट कहीं पर भी होता है। और उसी तरीके से हमने तेजस्वी यादव जी को भी वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा उतारा। दूसरी बात, अभी मोदी के वक्ता जी कह रहे थे कि जब हमें कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, और संविधान का गुब्बारा फुलाते हैं, जातिगत जनगणना का गुब्बारा फुलाते हैं, उस गुब्बारे को फोड़ने का काम कर रहे हैं। भाई साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि जातिगत जनगणना की जब बात हमने की तब आप मजाक उड़ाए थे, और जब पहलगाम का हमला हुआ था, तो जब लोग पहलगाम के हमले की बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने जातिगत जनगणना के गुब्बारे में हवा भरने का भी काम किया था कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे, और आप नेशनल टेलीविजन पर बैठ के उस गुब्बारे को फोड़ने का काम कर रहे हैं। और आप खुद भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी पहलगाम हमले के दौरान उस जातिगत जनगणना गुब्बारे में हवा भरा। मतलब जब वोट कर लेना हो और बातों को जब घुमाना हो, मुद्दों से हटाना हो, तो आप विपक्ष के मुद्दे को अपना मुद्दा भुलाएंगे, और यहाँ पे बैठ के आप उसको गुब्बारा बना के फोड़ रहे हैं, संविधान का गुब्बारा के फोड़ रहे हैं। भाई साहब, मुद्दे बात करते हैं, इस जातिगत जनगणना की बात पे प्रधानमंत्री जी ने क्यों हामी भरी
दूसरा संविधान, आप संविधान का गुब्बारा बना के जो फोड़ने की बात करें ना, उसी संविधान के बदौलत आप खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। और अगर संविधान नहीं होता और संविधान की रक्षा करने की अगर बात नहीं होती तो ना जाने आप मुझे लग रहा है कि आपको मेरी आवाज नहीं पहुंची। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी आवाज नहीं पहुंची, क्योंकि मैंने पूछा कुछ, आपने जवाब कुछ दिया। राकेश शुक्ला साहब, मैंने एक सीधा सीधा सवाल पूछा था कि क्यों महागठबंधन में तो अनाउंस हो गया था और कांग्रेस क्यों पीछे रह गई, कांग्रेस क्यों वो जो जिसे कहते हैं वोट चोरी वाला मुद्दा, गुब्बारे की बात कर रही थी अन्नू जी की, वोट चोरी वाला मुद्दा भी नहीं रहा, लेकिन वो टारगेट कर रही है। ठीक है राकेश शुक्ला साहब, आज तक जहां पे अमित शाह और तमाम जेपी नड्डा से लेकर और प्रधानमंत्री मोदी आज समस्तीपुर रहे, इस पूरे सिनेरियो में एक गठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिया है, डिप्टी सीएम भी कर दिया है, दूसरे ने नहीं किया है। जो ये दावे कर रहे हैं कि हम 160 से ऊपर जाएंगे, आप किस दिशा में जाते हैं आपको दिख रहा है ये चुनाव? नौकरियों वाली दिशा में, विकास वाली दिशा में, जाति वाली दिशा में, या कहीं और? मुझे लगता है जितने मुद्दे आपने बताए हैं ना, पूरा एक गुलदस्ता बना हुआ है। बिहार का चुनाव जाति से इतर नहीं हो सकता, ये सभी पार्टियों को पता है, क्योंकि यदि जाति की राजनीति नहीं होगी तो बिहार का चुनाव नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश और बिहार इस मामले में अपने आप में सिद्धि प्राप्त है कि यहाँ जाति की राजनीति होगी। तो ऐसे में चाहे एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, वो सोशल इंजीनियरिंग लेके क्यों नहीं चलेंगे। लेकिन दोनों में अंतर देखिए कि जो एनडीए है वो सोशल इंजीनियरिंग को डेवलपमेंट के पटरी पे लेके जाने का प्रयास कर रहा है, और जो महागठबंधन है उसमें दो तरह की धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। एक आरजेडी एमवाई समीकरण लेके चल रहा है, तो कांग्रेस डीएम समीकरण लेके चल रही। कांग्रेस इस चुनाव में किसी भी कीमत पे दलित और मुस्लिम जो उसके पास से गया हुआ वोट है उसे वापस लाने का प्रयास कर रही है, और उसके लिए आप ये मान के चले कि पिछले 3 महीने से जो मुख्यमंत्री उम्मीदवारी को लेके जो छटपटाहट थी वो तब खत्म हुई जब कांग्रेस ने आरजेडी के तेजस्वी यादव जी को बिल्कुल व्याकुल कर दिया। मैं ये मान के चलता हूं कि जब व्याकुलता की पराकाष्ठा में पहुंच गई तब कांग्रेस ने अपनी शर्तों के आधार पर कैंडिडेट घोषित किया है। अभी आपने कहा डिप्टी सीएम क्यों नहीं घोषित करा पाए, आप उसमें देखिए एक्सक्लूसिव 4 लोग थे जब ये बैठक हुई। उसमें कृष्णा अलावरू भी नहीं थे, मुकेश सहनी भी नहीं थे, लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी और अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बिल्कुल बारीकी से आप देखिए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी जी, और सरकार बनने पर कुछ और उप मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी जिस कांग्रेस को आरजेडी तीसरे दर्जे पे खड़ी करके चल रही थी, वो कांग्रेस दबाव में आने की बजाय दबाव बनाकर बराबरी के दर्जे पे आ गई है, और ये दावेदारी पेश कर दी है कि यदि सरकार बनेगी तो कांग्रेस भी एक उप मुख्यमंत्री का पद लेगी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि महागठबंधन का जो अंतर्द्वंद है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, और उसी का खामियाजा ये है कि महागठबंधन जो एसआईआर के मुद्दे को लेके आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था वो आज काफी पिछड़ गया है, क्योंकि कांग्रेस, आरजेडी और उसके साथ के जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके बीच में अभी भी सामंजस्य का अभाव मुझे दिखाई दे रहा। रोहन गुप्ता जी, आप पे ये आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से, जयराम रमेश कह रहे हैं कि जो आपके वैचारिक पूर्वज जो हुआ करते थे वो तो कर्पूरी ठाकुर जी को गलियाते थे, और अब आज वोट बैंक के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं। 2 साल पहले से रणनीति तय हो गई जब उनको पुरस्कार दिया गया, तो केवल ये वोट बैंक के लिए हो रहा है। और बीजेपी की रणनीति वोट बैंक को लेकर जैसे रहती है, विकास के लिए नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर जाति या उस इलाके के लिए नहीं है। कांग्रेस की दरबारी का जिन्होंने आपने नाम लिया, आज ये समझ नहीं रहे कि मंडल कमंडल की राजनीति में कांग्रेस कब थी। अच्छा रोहन जी, आप तो बेहतर तरीके से जानते होंगे ना, आप तो उन कमरों में बैठे और उन चर्चाओं में शामिल हुए हैं। इन्होंने, अदिति जी, मैं इसलिए अच्छी तरह जानता हूँ कि इन्होंने लुटिया डुबोई है कि जो कांग्रेस की विचारधारा थी ये कहीं लेफ्टिस्ट मानसिकता से स्वीकार करने का सबसे बड़ा श्रेय इनको ही जाता है, क्योंकि कोई जमीनी हकीकत मालूम नहीं है। आज जो मंडल कमंडल की बात कर रहे थे, आज कांग्रेस हाशिए में क्यों चलेगी। और मैं वापस एक विनम्रता जी से, राकेश जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं ये पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस के दलित मुखिया होने के बावजूद भी अगर कांग्रेस की इतना पावर नहीं था कि उसको भी डेप्यूटी सीएम कर पाए, तो कांग्रेस ने क्या पाया। जो मुसलमानों की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, डेप्यूटी सीएम में ये भी नहीं बता पाए कि नहीं हम लोग जीतेंगे तो ये करेंगे, तो क्या पाया।
ये तो मजबूरी, तो कनपुट्टी पे बंदूक रख के कांग्रेस को डिक्लेयर, क्योंकि कांग्रेस अदिति जी जानती थी कि अगर मुख्यमंत्री के कैंडिडेट पे तेजस्वी को पहले डिक्लेयर कर दिया तो जंगल राज का जो धब्बा है वो वापस आ जाएगा। पिछला चुनाव भी सिर्फ जंगल राज के कारण हारी थी, तो वो कांग्रेस चाह नहीं रही थी। 1000 किलोमीटर की यात्रा होने के बावजूद भी तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कांग्रेस ने नहीं किया। उनकी प्रेजेंस में राहुल गांधी जी को सवाल पूछा गया, तब भी कन्नी काट ली गई। तो क्या मजबूरी थी? मजबूरी यही थी, अगर आपने पीछे का बैनर देखा हो तो उसमें किसी भी और नेता की तस्वीर नहीं थी, सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर थी कि कांग्रेस आए या ना आए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। और जब कांग्रेस के ऊपर ये दबाव बनाया गया तो तभी यह हुआ कि 61 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी का डेप्यूटी सीएम कैंडिडेट नहीं था और 14 सीटें लड़ने वाली वीआईपी के जो है डेप्यूटी सीएम घोषित हो गए। ये कांग्रेस की पीछे हट का नतीजा है। रोहन जी, मेरा एक सवाल है आपसे, मैं इसलिए क्योंकि जब मैं बिहार गई तो वहां के लोगों की तरफ से ये सवाल आप मान लीजिए। सवाल ये है कि आज नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि बिहार विकास करेगा और बिहार में बहार आएगी। आज ही उन्होंने मंच पे ये कहा। शायद नीतीश कुमार भूल गए थे कि वो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो पिछले 20 साल से ऑन एंड ऑफ मुख्यमंत्री रहे हैं ज़्यादातर टाइम के लिए। फिर बात होती है कि बीजेपी ये दोहराती है कि डबल इंजन की सरकार होगी, विकास की बहार होगी। लोगों का ये सवाल है कि अभी भी सड़कें, एजुकेशन और जो पीके लगातार कह रहे हैं, और इसके अलावा इसका एक इन्फ्लुएंस है कि बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हुई हैं, नौकरी के लिहाज से, पलायन के लिहाज से। तो रोहन जी, मेरा सवाल आपसे है, आप भी बिहार गए होंगे, आपने भी बेहतर तरीके समझा होगा। मैं बिहार में ही हूँ। आप बिहार में हैं, तो मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लग रहा कि 20 साल में कुछ किया जा सकता था जो कहीं ना कहीं कमी रह गई, लेकिन इस बार हम वो कमी पूरी कर देंगे, ऐसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल। देखिए दादी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और इसका मैं ईमानदारी से जवाब देना चाहूंगा। देखिए, बिहार को जो जंगल राज के गड्ढे में 15 साल से लालू यादव, 15 साल पुरानी बात है, 20 साल से तो आपकी सरकार है। मैं आ रहा हूँ अदिति जी, मैं आपका जवाब पूरा दे दूंगा। आज जो बेस मिला था, जब भी नीतीश जी की सरकार, जो बेस क्या था, फिरौती होती थी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी, सीएम ऑफिस से हो रहा था, विकास दर माइनस में था। आज क्या है? आज बिहार का विकास दर 24% है। देश के टॉप 4 ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में बिहार आ चुका है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। आज भी जो 20 साल की जो रफ्तार पकड़ी है, उसी रफ्तार को आगे ले जाने की बात मोदी जी और नीतीश जी ने की। इतने ज्यादा ब्रिज मुझे बताइए गंगा नदी पे कब आए? कभी देखे आपने? एयरपोर्ट आपने कभी देखा है? नहीं देखा। आज जो भी कृषि योजना की बात करें, महिलाओं की बात करें, आज एंटी इनकम्बेंसी नहीं आती थी। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये पहला चुनाव है जहां पे प्रो इनकम्बेंसी इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। उसका कारण क्या है? ये सरकार काम करने में मानती है। हालांकि कोई भी सरकार हो, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं विकास के सारे काम हो गए। कहीं पे भी जो कमी है उसी को पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार के लिए हम लोग वापस समय मांग रहे हैं। और ये बिहार में जब जंगल राज की बात होती थी, आज किसी की हिम्मत नहीं है पटना में हमारी बहन बेटी के सामने को यहाँ उठा के दिखा सके। ये बिहार हुआ है नीतीश जी के शासन में। और इसीलिए मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो वोट चोरी का मुद्दा था, तब मौका था इनके पास में कि 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे को उछाले, पर कुछ था ही नहीं। और वही वोट चोरी ने पूरे कैंपेन को डिरेल कर दिया। जो तेजस्वी ड्राइवर सीट में थे उसको बैक सीट में डाल दिया कांग्रेस ने। और इसीलिए तेजस्वी ने छटपटाहट में कांग्रेस की कनपट्टी में बंदूक रख के ये कहा कि भैया आप तो डिक्लेयर करो, नहीं तो हम तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। और जो कांग्रेस का जैसे जेएमएम ने साथ छोड़ दिया, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ छोड़ दिया, दिल्ली में आम आदमी ने छोड़ दिया। मंजरी जी मुस्कुरा रही हैं। मधु जी, मेरा ये सवाल है, आप रोहन जी की बात का तो जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा ये सवाल है, आपको लगता है, देखिए कई बात ये होती है कि जीवन की गाड़ी में, चुनाव की गाड़ी में, हर गाड़ी में 2 पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं। आपकी गाड़ी में जो एक मजबूत पहिया है वो आप कांग्रेस को मान रही हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो उतना साथ नहीं दे पा रहे? राहुल जी आते हैं, एक बड़ा वोट चोरी का नारा लेके बाइक पे जाते हैं, फिर सडनली गायब हो जाते हैं। अगर कांग्रेस की जगह कोई और जिम्मेदार पार्टी होती शायद, या राहुल जी तटस्थ खड़े रहते, तो बात कुछ और होती। देखिए, सबसे पहले बात तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि इलेक्शन बिहार में है, प्रवक्ता भी आ रहे हैं गुजरात से। ये सबसे बड़ा, मतलब इससे ज्यादा बड़ा जोक कुछ नहीं हो सकता है। बिहार के प्रवक्ता बिहार में बाहर से आने वाले मना है क्या? सकते हैं मंजरी जी, बिहार में बाहर से आने वाले मना है क्या? नहीं, आना मना नहीं है। बिहार के नौजवान इतने पूरे देश में बिहार के बारे में एक जो कांग्रेस में रहे प्रवक्ता, जो कांग्रेस को इतनी गाली दे रहे हैं, वहां से ये जो अपना नामांकन वापस लिए थे। और ये बिहार के बारे में, बिहार ये जो है गुजराती प्रवक्ता बिहार के बारे में बताएंगे। इनको क्या पता है बिहार के बारे में? क्या पता है कि बिहार में कितना डूबता है और कितना सूखता है? इनको क्या पता है कि बिहार में कहाँ है? इनको क्या पता है कि 35% आमदनी मात्र 6,000 राजस्थान वाले। रोहन जी, मैं देती हूँ जवाब।
4 दिन भी गुजरात बिहार घूमने आए तो बिहार की बात नहीं कर सकते हैं। मंजरी जी, बिहार पे आप उंगली उठाते हैं। अरे आपको पता क्या है बिहार के बारे में? भैया बिहार की बात मत करिए, जंगल से दूर भागेगा बिहार आपको हरा चुका है। पहले भी बिहार पिछड़ा वर्ग में सबसे पीछे था। जंगल राज आदमी छपा हुआ है जनता के ऊपर, कुछ नहीं देंगे बाप बेटे को, कुछ नहीं देंगे। बाप नंबर गुजराती नहीं बताएगा कि बिहार के लोगों के पेट में। मंजरी जी, क्या गठबंधन में ऐसी बातचीत होती है क्या? गठबंधन में ऐसे ही बातचीत होती है क्या? महागठबंधन में ऐसे ही झगड़ा होता है क्या? मंजरी जी ऐसा मत कीजिए, मंजरी जी ऐसा मत कीजिए। देखिए अशोक गहलोत जो ट्रबल शूटर है, सुनिए ना, सुनिए ना, ये गुजराती बताए ना कि बिहार को कितनी फैक्ट्रियां मिली। आते मोदी, अरे मैं आपका जवाब लूंगी, आप आंकड़ों सहित बताइएगा। मंजरी जी बिहार के लिए बताए ना, ये बताएंगे जिनके फैक्ट्रियां इनके लगती है, लेबर हमारे यहाँ से जाता है, ये बताएंगे हमारे बिहार के बारे। हमारे बिहार के लोग 2 टाइम का खाना खाने के लिए सोचते हैं, ये बताएंगे क्या बिहार के 30% आबादी का जो है आर्थिक आमदनी का। मंजरी जी अब आप मेरी बात सुन लीजिए या मैं किसी और प्रवक्ता के पास जाऊंगी। ऐसे नहीं चलेगा मंजरी जी, ऐसे नहीं चलेगा। मंजरी जी सुनिए मेरी बात, बिहार में रहिए, रोज रुकिएगा, जंगल राज से कुछ नहीं होगा। बिहार से ये नहीं होगा। मंजरी जी चुप रहिए, उनकी आवाज बंद करनी पड़ेगी साहब। जनता माफ कर देगी। प्रधानमंत्री जितना भी जुमलेबाजी कर लेना, बिहार की जनता की बातों में नहीं आने वाली है। आइए पहले आप बिहार में शिफ्ट कीजिए, बिहार में सब बिहार की जनता माफ कर देगी, नहीं माफ करेगी। यही तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, यही नहीं डूबेगा। जंगल राज बिहार नहीं आने देगा, ये दादागिरी नहीं चलने देगी। मीसा भारती की शादी वाला दिन आज भी बिहार को याद है, शाहबुद्दीन आज भी याद है। मंजरी जी तो शायद बात नहीं करना चाहती। अनु प्रसाद पासवान प्रवक्ता कांग्रेस, मैं आपके पास जाऊंगी। आपके जो अलायंस के गठबंधन वाले जो आरजेडी वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि बाहर के लोग आके बिहार समझाएंगे। अब अशोक गहलोत जो ट्रबल शूटर हैं, सीनियर नेता हैं, राजस्थान के हैं, अब वो आके ये तय करके जाते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन डिप्टी सीएम। तो क्या मंजरी जी ये नहीं मानेंगी, आरजेडी नहीं मानता कि जो राजस्थान से आया है उसकी सुननी है? अनु प्रसाद साहब, ये कहीं ना कहीं आपकी बेइज्जती है अलायंस की। अशोक गहलोत नेता है या राजस्थान के बाहरी है? अनु प्रसाद, देखिए आदित्य जी, सबसे पहली बात यह है कि आप उनके बातों का सवाल मुझसे पूछ रही हैं, जबकि आपको मुद्दे मुझसे ये पूछ लेने चाहिए थे कि भाई अगर कांग्रेस या ये नीतीश सरकार या बीजेपी ये कह रही है कि भाई 20 साल से जो तरक्की नहीं हुई वो अब होगी, तो मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ ना कि 20 साल से तब उनकी सरकार ने किया क्या था। और अच्छा ठीक है, सवाल पूछना है ना पासवान जी, सवाल पूछना है ना। अनु जी सुनिए ना, सवाल ले लीजिए। आदित्य जी 1 मिनट पहली बात, आपने पहले दौरान भी आपने मेरी बात को पूरा नहीं दिया था। चलिए आप बोल दीजिए, फिर मैं सवाल बात को खत्म नहीं होने दे रही। अभी भी आप मेरी बात को नहीं खत्म होने दे रही है, आप मेरी बात पूरी होने ही नहीं दे रही है। बोलिए बोलिए, मेरी बात को इंटरप्ट कर दे रही है। महागठबंधन परेशान है, बोलिए। चलिए नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं है भाई। परेशान हम इस बात से कि मुद्दे की तो बात ही कभी नहीं होती है, मुद्दे की बात होनी चाहिए। मैं सवाल पूछूंगी, आप अपनी बात खत्म कीजिए, मैं मुद्दे की बात पूछती हूं। मुद्दे की बात चलिए, विकास की हम बात करते हैं। एक मिनट दीजिए, हम मुद्दे की बात करना ज्यादा पसंद करते हैं और हमसे मुद्दे का सवाल आप करेंगे तो हम उससे भी बात करेंगे। दूसरी चीज, टाइम अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता जी बार बार ये कह रहे हैं कि विकास बहुत तेजी से हो रहा है। जरा मुझे ये बता दे कि पटना में एक पटना साइंस कॉलेज है और अभी सितंबर में वहां के नीतीश कुमार जी ने वहां पे एक साइंस सिटी का उद्घाटन किया। भाई जो पटना कॉलेज आज से कई सालों पहले ऑक्सफोर्ड के बराबर रहता था, आज वही नैक की ग्रेडिंग में C ग्रेड पा रहा है और वहीं पे आप साइंस सिटी का उद्घाटन कर रहे हैं। मतलब पढ़ाई में आप बिहार को कबाड़ करते जा रहे हैं और म्यूजियम सजा के आप जनता के सामने रख दे रहे हैं और उसका कोई आंकड़ा नहीं आपके पास। दूसरी चीज, आप विकास की बात कर रहे हैं, क्या ये सही नहीं है कि आज भी वहां की 2 करोड़ ज्यादा आबादी मजदूरी है, मिस्त्री है और नौकरी करने वाले सिर्फ लाखों के हैं। 20 लाख आपके सरकारी है, उसके बाद 16 लाख तक आपके प्राइवेट के। मतलब आप खुद ही इस आंकड़े को नहीं जा रहे हैं कि वहां की जनता ज्यादातर
सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जिसको 6,000 से लेकर 10,000 तक के लोग कमाई कर रहे हैं वो करोड़ों में है और नौकरी करने वाले लाखों में है। 13 करोड़ की आबादी में आप सोच सकते हैं 20 लाख और 15 लाख की नौकरी करने वालों की क्या स्थिति है, और उससे ज्यादा तो मिस्त्री लेबर है। तो आपने कौन सी उसमें विकास कर लिया है? जब पढ़ाई से लेकर बेरोजगारी तक आपने पढ़ाई को चौपट करके बेरोजगारी के स्तर को इतना बढ़ा दिया कि आज मिस्त्री लेबर मजदूर बिहार के लोग ज्यादातर बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं, और ये किसी से छुपा ही है। लोग बाहर से जाके मजदूरी कर रहे हैं और छठ में दिवाली में छूट के लोग घरों में जाके मेरे पास क्योंकि 3 मिनट का समय बाकी है, मैं धीरज कुशवाहा जी के पास जाऊंगी। धीरज कुशवाहा साहब, आपसे ये सीधा सवाल है कि आज जिस तरीके से एबीसी वोटरों को लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी जो बीजेपी का चेहरा है वो पहुंचे हैं, क्या नीतीश कुमार और जेडीयू अब बीजेपी पे निर्भर है वोट के लिए या प्रचार के लिए? तो समय थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिए। हाँ, आपको मैं 1 मिनट पूरा दे रही हूँ, बोलिए। देखिए, ये जो कांग्रेस और आरजेडी वाले लोगों को हम जवाब दे लेते हैं। आप जानती हैं कि यहाँ पर जी आवाज गूंज रहा आ रही है मुझे, धीरज जी आवाज बताइए। हाँ जी, हमारा ये कहना है कि अभी बहुत आवाज गूंज रहा है। हाँ, हेलो कुशवाहा साहब, मैं सुन पा रही हूँ। चलिए राकेश शुक्ला साहब के पास जाऊंगी, आप अपनी वॉइस ठीक कर लीजिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश जी, जो सवाल मैं आरजेडी और कांग्रेस से नहीं पूछ पाई क्योंकि वो अपनी बात ही करती रहे, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। राहुल गांधी आते हैं और मुद्दा जिस मुद्दे की विकास की तमाम बातें हो रही है, मैं अग्री करती हूँ, मैंने सीधा रोहन जी से ये सवाल पूछा भी था, लेकिन वो वोट चोरी का मुद्दा गायब हो जाता है। बात होती है तमाम मुद्दों की, राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। सवाल आपसे ये है, और फिर बात ऐसा क्या हुआ कि 15 साल बाद भी जंगल राज का मुद्दा बीजेपी इतना चला पा रही है? जंगल राज में ऐसा क्या हुआ कि उसकी काट अभी तक आरजेडी के पास 15-20 साल सत्ता में बाहर रहने के बाद भी नहीं आई? तो राकेश शुक्ला जी, इसको कैसे देखते हैं आप? और ये जो मुफ्त नौकरियों की स्कीम है, इससे लोग क्या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या नहीं? नहीं, देखिए, भारत में 3 ऐसे राज्य हैं जहां उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उनकी छाप या उनकी छाया अभी तक नहीं मिट पाई। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी का जो 10 साल का शासनकाल था, यानी 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी आज भी दिग्विजय सिंह के शासनकाल की याद दिलाती है, जब गड्ढे पे सड़क ढूंढी जाती थी, बिजली कितने समय तक रहेगी ये हुआ करता था। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में जब अजीत जोगी जी जीवित थे, तब तक अजीत जोगी जी के शासनकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती थी। वही लालू जी के शासनकाल की बात है कि लालू जी के शासनकाल में जिस तरीके के हालात थे, वो हालात पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे हमारे यहाँ पुरातन काल में कहानियां चलती आ रही हैं, मतदाताओं के पास पीढ़ी दर पीढ़ी उस शासनकाल की कहानी पहुंचती है। इसलिए जब भी बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट का वह शब्द आपके मैदान पे आ जाता है कि जंगल राज है। तो वही जंगल राज, आप मान के चले कि पिछले चुनाव में तेजस्वी जी लालू जी का फोटो नहीं लगाए कहीं, उसके बाद भी उनके साथ वही प्रॉब्लम है। आज भी जंगल राज का डर इतना है, और उसके बावजूद भी आरजेडी की हिम्मत की दात है और कांग्रेस का समर्थन है कि फिर भी शहाबुद्दीन के बेटे को दे दिया वोट चुनाव लड़ने के लिए। इस पे कांग्रेस भी राजी हो गई, वो कांग्रेस जिसके राहुल गांधी ये कहते हैं कि ना अन्याय के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। आखिरी के 30 सेकंड है राकेश जी आपके पास। आप तो सिर्फ शहाबुद्दीन के बेटे की बात कर रही हैं, मैं तो इस बात के लिए इनको दाद देता हूं कि आज भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एम-22 समीकरण से बाहर नहीं जा रहे। उनके लिए बिहार के अन्य जातियों से कोई लेना देना नहीं है। तो दाद ये समझ में नहीं आ रहा कि एम-22 कौन सा समीकरण है, महिला या मुस्लिम है? धीरज कुशवाहा साहब, अगर आपका आवाज आ रही है तो 30 सेकंड आपके पास है, मुझे वाइंड अप करनी है डिबेट। आपसे सवाल किया था कि डर तो नहीं कि सारा का सारा वोट बैंक अब बीजेपी के पास चला जाएगा? देखिए अदिति जी, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, अभी हमने कांग्रेस के साथी को सुना और आरजेडी वाले बहन है मधु मंजरी जी, उनका भी बात हम सुने। देखिए, इन लोगों का जो कहना है बिहार में रोड हो
बिजली हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, सरकारी नौकरी हो, अस्पताल हो, इस पर किसने काम किया? माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया। ये बताने वाली बातें नहीं है। 2005 के पहले हम लोग इसलिए कहते हैं कि 2005 के बाद हमारी सरकार और 2005 के पहले इनकी सरकार, इन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर 2025 की बिहार की जंग MY फैक्टर EBC के साथ साथ नजर यही आ रहा है कि जातीय समीकरण से होकर इसकी जीत की रात तय हो रही है। आप सभी का दहाड़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए भारत 24।